आज हम कक्षा द्वादशी के विषय अर्थशास्त्र का पाठ नंबर 3 जो है मांग की अवधारणा से संबंधित, उसमें मांग वक्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको मांग का अर्थ, व्यक्तिगत मांग, बाजार मांग, मांग अनुसूचियों के प्रकार, इन सब के बारे में आपको बताया जा चुका है। अब आज हम मांग वक्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो भी मांग है उसको हम एक डायग्राम के माध्यम से या रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे तो वो मांग वक्र कहलाता है। कीमत व मांग में विपरीत संबंध दर्शाया जाता है। मांग अनुसूची को, जो अपन ने टेबल बनाई थी, तालिका बनाई थी मांग की, उसको यदि हम रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुत करते हैं तो वो मांग वक्र कहलाता है। मांग वक्र दो प्रकार के होते हैं, जैसे मांग अनुसूची और मांग दो प्रकार की थी, उसी प्रकार से मांग वक्र भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत मांग वक्र, जिसमें एक व्यक्ति विशेष की मांग को रेखा चित्र के माध्यम से हम दर्शाते हैं तो वो व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है। बाजार मांग वक्र यानी प्रत्येक व्यक्तिगत मांग वक्र को जोड़ करके यदि हम प्रदर्शित करते हैं तो वो बाजार मांग वक्र कहलाता है। यानी बाजार में समस्त उपभोक्ताओं के द्वारा मांग की गई जो इकाइयां हैं उनको जोड़ करके यदि हम उसको रेखा चित्र में प्रदर्शित करते हैं तो वो बाजार मांग वक्र कहलाता है। व्यक्तिगत मांग को दर्शाने वाला वक्र व्यक्तिगत मांग वक्र और समस्त बाजार की मांग को दर्शाने वाला वक्र बाजार मांग वक्र कहलाता है। अब हम आइए देखते हैं डायग्राम के माध्यम से। जैसे इसमें कीमत 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से कीमत है और इधर इकाइयां है। तो एक व्यक्ति 1 रुपये पर 25 इकाई मांग करता है, फिर वो कीमत बढ़कर 2 रुपये हो जाती है तो उसकी मांग घट कर के 20 हो जाती है। इस प्रकार से वो धीरे धीरे जब कीमत 5 रुपये हो जाती है तो उसकी मांगी गई मात्रा 5 हो जाती है। तो इसको हम इस लाइन के माध्यम से मिला देते हैं तो ये जो मांग वक्र बनेगा वो व्यक्तिगत मांग वक्र बन जाएगा। और उन सब व्यक्तिगत इकाइयों को जोड़ देते हैं तो बाजार मांग वक्र बन जाएगा। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये कीमत है और इधर इकाइयां बढ़ गई है, क्योंकि सभी का हम जोड़ करेंगे इकाइयों का तो इकाइयों की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसमें जैसे 25, 30, 40, 42, 45 इस प्रकार से 1 रुपया यदि कीमत है तो मांगी जाने वाली मात्रा 45 है। 2 रुपये होगा तो मांगी जाने वाली मात्रा घटकर 42, इस प्रकार से घटते घटते 5 रुपये पर जो मांगी जाने वाली मात्रा है वो 25 हो जाएगी। और इसको भी हम यदि मिला देते हैं एक रेखा के माध्यम से तो वो बाजार मांग वक्र कहलाता है। तो ये इस प्रकार से दो प्रकार के मांग वक्र हो गए, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। अब हम मांग फलन के बारे में जानेंगे। मांग फलन क्या है? किसी वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के मध्य जो संबंध है उसे हम मांग फलन कहते हैं। इसको हम सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, समीकरण के रूप में dx बराबर f कोष्ठक में px, y, pr, t, e ये प्रभावित करने वाले तत्व है जिनको विस्तार से नीचे बताया गया है। dx का मतलब मांग, वस्तु की कीमत को हम px कहेंगे। फिर दूसरा है y, ये उपभोक्ता की आय है। pr का मतलब है जो संबंधित वस्तुएं हैं, यानी जिस वस्तु का उपभोग हो रहा है उससे संबंधित जो वस्तुएं हैं उनकी कीमत क्या है। फिर है टी यानी फैशन, रुचि वगैरह। फिर है ई भविष्य की प्रत्याशाएं, यानी आगे भविष्य के अंदर उस वस्तु की कीमत बढ़ेगी या घटेगी उससे संबंधित। और एफ का मतलब है फलन। तो इस प्रकार से किसी वस्तु की मांग और उससे को प्रभावित करने वाली जो तत्व है उनके बीच में जो संबंध है उनको हम यदि समीकरण के माध्यम से बताते हैं तो वो मांग फलन कहलाता है। ये मांग फलन का सूत्र है। और फिर ये इसके
इस शब्दों के विस्तार रूप है। अब आता है आगे, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहला है वस्तु की कीमत। यदि वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी तो उस वस्तु को कम खरीदेंगे, और वस्तु की कीमत कम हो जाएगी तो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ जाएगी। फिर है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय भी प्रभावित करता है मांग को। उपभोक्ता की आय पहले से बढ़ जाती है तो वो मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ा देगा, और उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तो वो मांगी जाने वाली जो मात्रा है वो भी कम कर देगा। तो इसमें धनात्मक संबंध है, जिसमें ऋणात्मक संबंध है। मांग और वस्तु की कीमत में, मांग और उपभोक्ता की आय में धनात्मक संबंध है, क्योंकि आय बढ़ती है तो उपभोग की मात्रा भी बढ़ेगी, और आय कम होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा भी कम होगी। संबंधित वस्तुओं की कीमतें। अब संबंधित वस्तुएं इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक तो है स्थानापन्न और दूसरी है पूरक। स्थानापन्न वस्तुएं वे होती है जिनके स्थान पर दूसरी वस्तु काम में ली जा सकती है, जैसे चाय की जगह कॉफ़ी काम में ली जा सकती है। तो इसमें यदि चाय के दाम बढ़ गए तो कॉफ़ी की मांग करना शुरू कर देंगे व्यक्ति, तो ये प्रभावित करती है स्थानापन्न वस्तुएं। दूसरा है पूरक वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग साथ साथ होता है, जैसे कार पेट्रोल, यानी कार का प्रयोग करना है तो उसमें पेट्रोल डाल के करना होगा, या इसका ऑप्शन भी है जैसे एलपीजी गैस। अब चाय, चीनी, चाय के साथ साथ चीनी का भी प्रयोग होता है। तो ऐसी वस्तुएं जिनका एक साथ प्रयोग होता है तो वो पूरक वस्तुएं कहलाती है। तो पूरक वस्तुएं भी मांग को प्रभावित करती है। अब मान लीजिए पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो कार की जो मांग है वो कम हो जाती है। जैसे चीनी की कीमत बढ़ जाती है तो चाय की जो मांग है वो कम हो जाती है। इस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करने वाले ये तत्व है। अगला प्रभावित करने वाला तत्व है उपभोक्ता की पसंद व रुचि। यदि उपभोक्ता की पसंद और रुचि नई नई वस्तुओं को खरीदने की है तो पुरानी वस्तुओं की जो मांग है वो ऑटोमेटिक कम होती जाती है। फिर 5वां बिंदु है भविष्य की प्रत्याशाएं, यानी कौन सी वस्तु के कीमत घटेंगे या बढ़ेंगे ये अनुमान पहले से वो लगा लेते हैं, यानी आगे क्या होने वाला है उसका अनुमान यदि लगाते हैं, और मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत घटने वाली है तो उस वस्तु की मांग में बढ़ोतरी हो जाएगी, और कीमत बढ़ने वाली है तो उस वस्तु की मांग में कमी हो जाएगी। तो ये इस प्रकार से ऐसे तत्व है जो मांग को प्रभावित करते हैं, मांग घटती है या बढ़ जाती है।